अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाते हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, कागज, कपड़ा आदि। तो ईंट हुआ, पत्थर हुआ, कांच हुआ, कपड़ा हुआ, तो इससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार नहीं हो पाते हैं। तो या वैसे भी प्रकाश आर पार नहीं हो पाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब आता है पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब जैसे 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 में जानेंगे तो जैसे दोस्तों आपको पता होगा जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, इससे होकर के देखिएगा तो दोस्तों तो प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। दूसरा एग्जाम्पल, तेल से भिंगा हुआ कागज, तेल से भिंगा हुआ कागज, तेल से भिंगा हुआ कागज, तेल से भिंगा हुआ कागज ये भी दोस्तों पारभासी पदार्थ है। तेल से भिंगा हुआ पदार्थ ये भी क्या है? पारभासी पदार्थ है। अब हम चलते हैं प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं दोस्तों? तो वे क्षेत्र जिनसे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचते हैं उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। हम कोई भी वस्तु को दोस्तों ऐसे नहीं देख पाते हैं। जैसे ये इसे हम देख रहे हैं तो इसको देखने के लिए सबसे पहले इसमें आकर के प्रकाश टकराने के बाद ये इससे रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों पर पड़ा, मतलब इससे होकर के प्रकाश परावर्तन होकर के हमारे आंखों पर पड़ते हैं, तब हमारी आंख देखने में सक्षम होती है ये फलानी वस्तु है, दूसरी वस्तु है। अगर ऐसा नहीं होता तो दोस्तों हम रात में अगर किसी व्यक्ति को अंधेरी रात में कहें कि अंधेरी रात में जाकर के कि ये दोस्तों बताओ ये कौन सा चीज है, तो वो नहीं बता सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि उस समय वहां प्रकाश नहीं है। जब प्रकाश में आ जाते हैं तो वो व्यक्ति बता देते हैं। तो यानी
प्रकाश कोई भी वस्तु को देखने से पहले वो उस वस्तु में जाकर के प्रकाश टकराती है, टकराने के बाद हमारे आंख के रेटिना पर पहुंचते हैं, तब कोई भी वस्तु देखने में हमारी आंख सक्षम होते हैं। तो ये हमारा प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? वे क्षेत्र जिनसे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। वैसे जिनसे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचते हैं उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। वे क्षेत्र जिनसे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम। तो दोस्तों अब जानेंगे हम प्रकाशीय माध्यम के कितने भेद होते हैं, यानी कितने प्रकार होते हैं। माध्यम के प्रकार। प्रकाशीय माध्यम के प्रकार। तो प्रकाशीय माध्यम के दो प्रकार होते हैं। पहला है समांगी माध्यम, दूसरा है विषमांगी माध्यम। तो अब पहला हम जानेंगे समांगी माध्यम किसे कहते हैं। समांगी माध्यम तो बोलेंगे दोस्तों, समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान होते हैं। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण बनावट समान होते हैं। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण बनावट समान होते हैं। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण बनावट बिल्कुल समान होते हैं। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण बनावट समान होते हैं। जैसे जल और कांच, ये क्या है? समांगी माध्यम है। इसका प्रत्येक भाग के गुण बराबर बिल्कुल ही समान होते हैं। तो आगे हम चलेंगे, समांगी माध्यम हो गया। अब हम जानेंगे विषमांगी माध्यम। विषमांगी माध्यम
विस्मांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं। तो दोस्तों उसमें समान होते हैं, इसमें क्या होता है बिल्कुल असमान। यानी विस्मांगी हेडिंग से ही पता चलता है इसमें क्या होगा, विषम से होता है कि जिसमें जोड़ा ना लगे, यानी असमान हो। तो जी विस्मांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण बनावट क्या होते हैं, असमान होते हैं। जैसे गण या ठंडी हवा, जैसे गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण। अब दोस्तों हम चलते हैं कि अब हम आगे बढ़ेंगे कि छाया। दोस्तों आप लोग बराबर छाया के बारे में जानते होंगे, लेकिन परिभाषा में बिल्कुल लोग घबरा जाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। तो छाया किसे कहते हैं, जब प्रकाश की गमन पथ पर यानी रास्ता पर जब जिस होकर की प्रकाश आ रही है उस रास्ते पर जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो उस अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश पार नहीं कर पाते, जिसके कारण अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। जब प्रकाश की गमन पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो उस अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश आर पार नहीं कर पाते। जैसे दोस्तों देखिए, हम अभी यहाँ दिए तो आप लोगों को दिखाई देता होगा छाया हल्का सा पड़ जाता है, यानी जब प्रकाश की गमन पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु जैसे रख दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, छाया। जैसे हम एक कूट लेते हैं, ये कूट है, इसको हम क्या किए, ऐसे रख दिए। देखिए दोस्तों आप लोगों को दिखाई देता होगा, जरा सा छाया बन गया। मतलब इधर से जो प्रकाश आ रही है, इस प्रकाश को आने के लिए ये अपारदर्शी पदार्थ जो है ये नहीं दे रहे, रोक लिए, जिसके कारण अंधेरा क्षेत्र बना, और उसी क्षेत्र को तो हम छाया कहते हैं। जब प्रकाश के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो उस अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश आर पार नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण अंधेरा क्षेत्र बनता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। जब प्रकाश के गमन पथ पर कोई पार वस्तु जाती है तो उस जब प्रकाश के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो उस अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश आर पार नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम छाया कहते हैं। जब प्रकाश के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो उस अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश आर पार नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। छाया। उसके बाद हम आगे चलेंगे, छाया तो हम जान गए, आगे हम बढ़ेंगे। छाया के बाद अब आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से
टकराकर वापस लौट जाते हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौट जाते हैं उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौट जाते हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, वापस लौट जाते हैं जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी आप लोग देखे होंगे दर्पण। दर्पण में हम लोग क्या करते हैं कि बचपना में ले लेते हैं दर्पण और जब सूर्य की किरण आती है तो बाहर में चले जाते हैं और ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं। तो घर में हम जहाँ देखते हैं कि जहाँ अंधेरी है उधर भी हम क्रॉस करते हैं तो वहां भी प्रकाश यानी रिफ्लेक्स होकर के यानी परावर्तन होकर के प्रकाश क्या होते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों ये हम इसके बाद हम इसका फिगर बना देते हैं। जैसे ये मिरर है, दर्पण है, ये दर्पण है और ये मेरा क्या है? अभिलंब। ये प्रकाश की किरण आई और प्रकाश की किरण आने के बाद दर्पण में टकराए और ये क्या हो जाते हैं? पुनः लौट जाते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौट जाती है इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये तो हम समझ गए। तो दोस्तों हम ये जानेंगे ये जो प्रकाश की किरण आ रही है इस किरण का नाम क्या है? इस किरण का नाम है आपतित किरण। आपतित किरण। इसका नाम है परावर्तित किरण। और ये क्या है? ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु। और ये क्या हो गया मेरा? अभिलंब। अभिलंब। और इसके बीच जो बने हैं कोण इधर और इधर, इसका नाम आई, जिसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसका नाम आई। इस कोण का नाम है आपतन कोण। आपतन कोण। इसका नाम है परावर्तन कोण। परावर्तन। तो दोस्तों इसमें हम समझ लेंगे आपतन कोण किसको कहते हैं, परावर्तन कोण किसको कहते हैं, अभिलंब किसको कहते हैं, आपतन बिंदु। तो यहाँ देखिए दोस्तों यह किरण क्या है? आपतित किरण। तो आपतित किरण का परिभाषा हम कैसे देंगे? वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है, वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? वह किरण जो दर्पण के सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब का परिभाषा कैसे देंगे? तो आपतन, ये क्या है? आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो है ये, इसी को हम क्या कहते हैं? अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। उसके बाद आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच जो बना कोण है इसी को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण।
तो परिभाषा कैसे देंगे आपतन कोण का? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं? आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब आता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किससे कहते हैं? तो बोलेंगे दर्पण की सतह पर स्थित हुआ बिंदु। ये दर्पण की सतह पर स्थित है ये बिंदु। तो दर्पण की सतह पर स्थित हुआ बिंदु जहाँ आपतित किरण आकर के मिलती है। दर्पण की सतह पर स्थित हुआ बिंदु जहाँ आपतित किरण आकर के मिलती है। तो दोस्तों इसमें आगे आएगा कि इसका नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, वो हम आप लोगों को अगला वीडियो में हम बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन का नियम कितने होते हैं। ये दोस्तों हम अभी बता देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब देखिए दोस्तों ये जो है एक ही समतल में एक ही जगह मिल रहे हैं। तो ये 2 नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिख करके भेजिएगा। तो आज का इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।